कॉस्ट इफेक्टिव और प्रैक्टिकल क्या है ज्यादा, गैस जनसेट, डीजल जनसेट या हाइब्रिड? देखिए, लॉन्ग रनिंग में अगर जहां पे ऑलरेडी गैस की पाइपलाइन आई हुई है तो गैस इज द ऑलवेज एंड फॉर एवर। बेटर कॉस्ट इफेक्टिव में अगर जाना है तो गैस इज गैस अच्छा है। द ओनली कंडीशन इज दैट कि गवर्नमेंट ऑफ जो लोकल गवर्नमेंट है वहां पे पीएनजी लाइन आए, तो अभी ये विस्तार जो पाइप नेचुरल गैस है, पाइप नेचुरल गैस, ये अभी हर जगह नहीं है। तो जब ये नेटवर्क काफी स्टैब्लिश हो जाएगा, चीज हो जाएगी, तो इसको और ज्यादा वो भी कॉस्ट कम करेंगे, उनका कंजप्शन बढ़ेगा। तो दिस इज द डेवलपमेंट प्रोसेस एंड गवर्नमेंट इसको काफी प्रमोट कर रही है, उस पर सब्सिडी भी दे रही है स्टेट गवर्नमेंट। और काफी सारी कंपनीज को अगर स्टैंड आउट करना है तो उनको सस्टेनेबिलिटी, रिलायबिलिटी, क्वालिटी, कॉम्प्लायंसेस, इनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, ब्रांड्स अगर आप देखो जेनसेट इंडस्ट्री में मेजर जो ब्रांड्स है ना, दे आर वेरी रिनाउंड एंड फेमस ब्रांड ऑफ द वर्ल्ड और इंडिया एक्चुअली। जेनसेट इंडस्ट्री में अगर हम नाम लेते जितने भी ब्रांड्स हैं सब एमएनसीज हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल आल्सो फॉर द कंप्लायंसेस एज अ कंपनी। दे आर लिमिटेड कंपनीज, दे आर मोस्टली इन द ऑटोमोबाइल्स। तो उनके इंजन्स और उनकी कंप्लायंसेस ऑलरेडी कंप्लायंट है, काफी गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करते हैं। तो उसकी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी जनसेट ले आ रहा है, इंजन ले आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिग ड्रिलर के स्पेशल पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ मौजूद है आलोक मौर्य जी, डीजीएम ऑफ सेल्स इन महिंद्रा एंड महिंद्रा पावर। और आज हम इनसे बात करेंगे पावर बैकअप इंडस्ट्री के बारे में, एनर्जी सेक्टर के बारे में, डीजी एंड जेनसेट्स के बारे में। तो नमस्कार सर, स्वागत है आपका बिग ड्रिलर्स में। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी फॉर दिस वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंसाइटफुल डिस्कशन। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ दिवांशु, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक वी विल डिस्कस मोर अबाउट इट। यस सर। सो मेरे को आपसे बस ये जानना था कि पावर बैकअप कितना जरूरी है, चाहे वो ऑफिस हो, कमर्शियल प्लेस हो या फिर घर हो उसमें। देखिए, आज के दिन में पहले और अब में बहुत परिवर्तन आ चुका है। पहले तो क्या था, हमारी डिपेंडेंसी पावर सिचुएशन पे बहुत कम थी। हम ज्यादा मैनुअली काम करते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया नहीं थी, डिजिटल की दुनिया नहीं थी। अब में और तब में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। आपको पता है कि हर चीज, चाहे मोबाइल हो, टीवी हो, सिक्योरिटी सिस्टम हो, लिफ्ट हो, एसी हो, एवरीथिंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द पावर। और पावर नहीं है तो जेनसेट का रोल प्ले होता है। तो आई वुड से कि आज के दिन में ह्यूमन लाइफ, चाहे वो मोबाइल का नेटवर्क हो, डेटा हो, एनीथिंग, तो ह्यूमन की लाइफ बहुत हद तक, जितनी भी सिटी मॉडर्न ह्यूमन लाइफ है, वो पावर पे ऑलमोस्ट 100% डिपेंडेंट हो चुकी है। दे कैन लिव विदाउट पावर फॉर वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड। तो इसलिए पावर इज वेरी, बहुत ही वाइटल हो चुका है आज के दिन में। सर आपका एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट 18 इयर्स का। सो आपने काफी चेंजेस देखे हैं पावर इंडस्ट्री में। सो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पिछले 10 साल में क्या क्या चेंजेस आए हैं इस इंडस्ट्री में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। मैं बताऊं कि जेनसेट इंडस्ट्री की अगर हम बात कर रहे हैं तो 2005 से गवर्नमेंट ने इसमें, पहले तो क्या था, ओपन जेनसेट चलते थे, काफी नॉइज होता था, शोर होता था। तो 2005 से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सीपीसीबी या मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने रूल लाया कि जेनसेट को किसी कैनोपी या इंक्लोजर में रखना है, ताकि उसका साउंड लेवल एक मिनिमम होना चाहिए, जैसे 75 डेसिबल। तो 2005 से वो शुरू हुआ। उसके बाद जुलाई 2005 से शुरू हुआ, फिर जुलाई 2014 में जाके जो इंजन जो यूज हो रहा है किसी जनसेट में, उसका पॉल्यूशन लेवल कितना है, उसकी कंट्रोलिंग कंप्लायंसेस की रूल्स आए। तो पहला सीपीसीबी 2 जिसको बोलते हैं, 1 पहले था, फिर 2 2014 में लागू हुआ जुलाई में। और उसके बाद सबसे बड़ा चेंज अभी जुलाई 2024 से लागू हुआ है, जिसको बोलते हैं सीपीसीबी 4+। तो सीपीसीबी 2 के बाद तुरंत जंप सीपीसीबी 4+ आ गया, 3 भी बाईपास हुआ, 4 का 4+। इसमें जो पॉल्यूशन लेवल है जो इंजन का, दैट इज रिड्यूस्ड बाय 90% इन टर्म्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, पार्टिकुलेट मैटर, हाइड्रोकार्बन्स। तो इट्स वेरी ह्यूज, 90% कम हो जाना। तो दिस इज वेरी बिग चेंज। दिस इज द मेजर चेंजेस हैज बीन डन। अगर 10 साल बात करें, 10 साल में दिस इज बिग चेंज। तो क्या मतलब इसके लिए कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेशन जैसा है? सो इनकी क्या रेगुलेशन है, गवर्नमेंट की रेगुलेशंस है इसमें। मतलब जो भी प्राइम मूवर्स हैं जो इंजन बनाते हैं, उनको इसी क्वालिटी का ही इंजन देना पड़ेगा, दैट इज सर्टिफाइड बाय एजेंसीज। एंड साउंड लेवल तो 75 डेसिबल 800 किलोवाट तक है, तो साउंड लेवल रिमेन सेम। बट हाउएवर वो नाम्स बहुत स्ट्रेंज होता जा रहा है। अभी क्या सीपीसी 4, जैसा गाड़ियां आपने देखा है, गाड़ियों में आजकल यूरिया टैंक लगते हैं, उसी प्रकार जेनसेट में भी, जेनसेट के अंदर एक ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है, जिसके अंदर जो बड़े जेनसेट है, हाई किलोवाट के इंजन हैं,
उस पे डीओसी होता है, यूरिया टैंक होता है, डीओसी, एससीआर, ये सब टेक्नोलॉजी यूज हुई है। इट्स नॉट ओनली इंजन, ताकि जो जो गैस निकल रही है ट्रीटमेंट के बाद जब वातावरण में जाती है तो बिल्कुल क्लीन जाए या उस नाम्स के तहत जाए, और सब कुछ सर्टिफाइड है, और कोई कंपनी बिना इसके बेच नहीं सकती, और कंज्यूमर का भी रूल है कि आप खरीद नहीं सकते, बोथ वे। तो दिस इज वेरी कंप्लायंट, एडहेयर्ड है, और गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं जो उसको एडहेयर करती हैं, चेक करती हैं, कोई इसको फॉलो नहीं करा तो उनके सील होते हैं, ओके, चालान भी। या चालान भी है, सीलिंग भी है, सब कुछ है। हम्म, फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली एनसीआर में डीजल जनसेट बैन है। जी। वहां पे जब सीपीसीबी 4+ के जनसेट्स आए, दैट इज वेरी, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन बहुत ही कम करते हैं, तो वो लागू किया। इसके अलावा उन्होंने फिर क्या किया कि आप सब गैस के जनसेट लगाओ, तो वहां पे बहुत सारी सीलिंग हुई, लॉट ऑफ सीलिंग हैज बीन डन, गवर्नमेंट हैज गिवन टाइम, गवर्नमेंट हैज गिवन कुछ और भी ऑप्शंस दिए कि आप एग्जिस्टिंग डीजल जनसेट में एक आरईसीडी किट बोलते हैं, रेट्रोफिट एमिशन कंट्रोल डिवाइस, आप उसको लगा लो, ताकि जो आपके एग्जिस्टिंग गैस, जो गैस निकल रही है उसको कम कर दे। या आपका जो ऑलरेडी जनसेट है उसमें आप ड्यूअल फ्यूल लगा लो, ड्यूअल फ्यूल मतलब पीएनजी लाइन अगर गैस आ रही है तो गैस और डीजल मिक्स होकर चलेगी, तो ताकि पोल्यूशन कम आए, 70% के आसपास गैस रहेगी, 30% के डीजल रहेगी। तो ये सब कंट्रोलिंग नॉर्म्स ज्यादा भी प्रोमिनेंट मेट्रोज एनसीआर में है, पर रूल तो पूरे इंडिया के लिए कॉमन। पर अभी कोई कंपनी आप पुराना जनसेट दे नहीं सकते, तो सीबीसीबी 4+ ही जनसेट पूरे इंडिया में चल रहा है इस समय। और जैसा आपने इसका जिक्र किया हाइब्रिड, जिसका तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं, हाइब्रिड इसमें जेनसेट। हाइब्रिड जेनसेट से यहाँ मतलब ये है कि इसको हम लोग डुअल फ्यूल बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ जेनसेट कैटेगरी। तो उसमें क्या है कि जो एग्जिस्टिंग डीजल जेनसेट्स हैं उसको अगर हमें थोड़ा सा इन्वायरमेंट फ्रेंडली रखना है या इन्वायरमेंट पोल्यूशन कम होना है, तो सेम इंजन में किट आता है जिसको डुअल फ्यूल किट बोलते हैं, और गैस की पाइपलाइन आती है। तो जो उसके सिलेंडर में जो जैसे डीजल का उसमें स्प्रे हो, मतलब डीजल जा रहा है, तो उसकी जगह वहां मिक्सिंग होती है, तो वहां गैस और डीजल दोनों मिक्स होते हैं, 70% मेजर गैस होता है, डीजल कम होता है, ताकि पोल्यूशन जो हो बाहर कम आए। तो दिस इज कॉल्ड डुअल फ्यूल किट टेक्नोलॉजी, जो कि लोग एडजस्टिंग जनरेशन में यूज कर रहे हैं आज के दिन में। दूसरा, दिस इज यू से हाइब्रिड, इसको मैं डुअल फ्यूल बोल रहा हूँ, और दूसरा मैंने आरईसीडी किट के बारे में बताया कि एडजस्टिंग जनसेट है, तो आप उसमें आरईसीडी जो आपका जनसेट है वो पूरा सिस्टम होता है, उसके अंदर से गैस जाएगी, पूरा फिल्टर करेगी, या उसके उसको कन्वर्ट करेगी, कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैं जो हार्मफुल गैसेस है उसको लेस हार्मफुल गैसेस या नो हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट करेगी, और ताकि पोल्यूशन जो इन्वायरमेंट में जा रहा हो कम हो। तो सर आपके हिसाब से कॉस्ट इफेक्टिव और प्रैक्टिकल क्या है ज्यादा, गैस जेनसेट, डीजल जेनसेट या हाइब्रिड? देखिए, लॉन्ग रनिंग में अगर जहां पे ऑलरेडी गैस की पाइपलाइन आई हुई है और उनकी रनिंग भी ठीक है मतलब चलाते हैं अच्छा, तो गैस इज द ऑलवेज एंड फॉर एवर। गैस का फ्यूचर एडवांटेज ये है कि इसके नाम्स तो आते रहते हैं, 10 साल में बदलते रहते हैं, कभी नाम्स आ गया कि इसको बंद करो, एनसीआर में देखिए वहां पे हमेशा ग्रैप पीरियड 1 2 3 लगते रहते हैं। गैस ऐसी चीज है जो लॉन्ग टर्म है, डीजल में ही बैन और नॉर्म्स लगते हैं, गैस में ज्यादा परिवर्तन, क्योंकि उसके ऑलमोस्ट PM0 है, उसके लेवल्स काफी कम है, तो गैस लॉन्ग टर्म के लिए बेटर है, रनिंग अच्छी है, तो उसका रनिंग कॉस्ट कम है, एंड बस उसमें एक ही थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, बट CPC4 आने के बाद वो भी डिसएडवांटेज कम हो गया कि कैपेक्स फर्स्ट टाइम बाइंग थोड़ा महंगा रहता है, दैट इज द ओनली डिसएडवांटेज। मतलब बेटर कॉस्ट इफेक्टिव में अगर जाना है तो गैस इज गैस अच्छा है, द ओनली कंडीशन इज दैट कि गवर्नमेंट ऑफ जो लोकल गवर्नमेंट है वहां पे पीएनजी लाइन आए, तो अभी ये विस्तार जो पाइप नेचुरल गैस है, पाइप नेचुरल गैस, ये अभी हर जगह नहीं है, पूरे पूरे इंडिया में अभी मेट्रोज में स्टार्ट हुआ है, अच्छे सिटीज में स्टार्ट हुआ है। तो जब ये नेटवर्क काफी स्टैब्लिश हो जाएगा, चीज हो जाएगी, तो इसको और ज्यादा इनकी कॉस्ट भी, रनिंग कॉस्ट, गैस सप्लायर्स वो भी हैं, वो भी कॉस्ट कम करेंगे, उनका कंजम्पशन बढ़ेगा। तो दिस इज द डेवलपमेंट प्रोसेस है, गवर्नमेंट इस काफी प्रमोट कर रही है, उस पर सब्सिडी भी दे रही है, कई स्टेट गवर्नमेंट गैस पे सब्सिडी भी दे रही है, तो दैट इज हैज टू प्ले रोल दिस। और आज के टाइम पे काफी सारे बिल्डर्स है, ये आईजीबीसी और लीड्स जैसे ग्रीन सर्टिफिकेट्स होते हैं, इनके लिए काम करते हैं। सो जो गैस जेनसेट्स या डीजल जेनसेट्स होते हैं ये पोल्यूशन काफी करते हैं ऐसा कहा जाता है, तो क्या ये इसमें मतलब पार्ट बन सकते हैं इन ग्रीन सर्टिफिकेट्स का? देखिए, ग्रीन सर्टिफिकेशन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये काफी सालों से चला है, और जितनी भी हाई राइजिंग सोसाइटीज हैं, कॉमर्शियल है या रेजिडेंशियल है, वहां पे ऑलरेडी ग्रीन बिल्डिंग के अलग अलग नॉर्म्स है। जहां तक जेनसेट की बात है,
जेनसेट का ये है कि वो लेटेस्ट नॉर्म्स के तहत होना चाहिए, उसका एग्जॉस्ट सिस्टम बेटर होना चाहिए, उसकी फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी बेटर होनी चाहिए। तो अगर मैं बोलूँ आज के दिन में एज ऑन टुडे, तो अब जो नए जेनसेट आ रहे हैं सीबीसी 4+ के आ रहे हैं। तो अगर किसी सोसाइटी में पुराना जेनसेट लगा है और उसको ग्रीन सर्टिफिकेशन लेना है और वैसे शहर में आता है, तो उसको शायद कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो सीबीसी 4 लेना पड़ेगा उसको, या तो उसके आरईसी किट लगानी पड़ेगी, या डुअल फ्यूल लगाना पड़ेगा। तो इट डिपेंड्स एक्चुअली, बट डीजल जेनसेट कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है उसको सर्टिफिकेशन में। हाँ, उसका इंस्टॉलेशन प्रॉपर हो, एग्जॉस्ट सिस्टम प्रॉपर हो, उसका नॉइज लेवल सही हो, वो दैट इज द इम्पोर्टेंट। तो ऐसे की कंपनी के जेनसेट बनते ही इस नॉर्म्स के तहत हैं। और ये रियल एस्टेट इज द वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट एंड सेगमेंट फॉर द जेनसेट। तो एज सच एज आई सेड कि दीज आर द ओनली फ्यू नॉर्म्स व्हिच रियल एस्टेट अगर फॉलो करो तो सर्टिफिकेशन इज देयर, और ऑलरेडी पहले लोग देते हैं, इसमें ऐसा कोई वजह नहीं है। और काफी सारी कंपनीज को अगर स्टैंड आउट करना है तो उनको सस्टेनेबिलिटी, रिलायबिलिटी, क्वालिटी, कॉम्प्लायंसेस, इनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। लाइक क्लीन, नॉइज के ऊपर ध्यान देना होगा, एंड जो क्वालिटी होती है इसके ऊपर ध्यान देना होगा। सो स्टैंड आउट कैसे कर सकती हैं ब्रांड्स? देखिए, ब्रांड्स अगर आप देखो जेनसेट इंडस्ट्री में मेजर जो ब्रांड्स है ना, दे आर वेरी रिनाउंड एंड फेमस ब्रांड ऑफ द वर्ल्ड और इंडिया एक्चुअली। जेनसेट इंडस्ट्री में अगर हम नाम लेते जितने भी ब्रांड्स हैं सब एमएनसीज हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल आल्सो फॉर द compliances as a company, they are limited companies, they are mostly in the automobiles। तो उनके इंजन्स और उनकी कंप्लायंसेस ऑलरेडी कंप्लायंट है, काफी गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करते हैं। तो उसकी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कोई भी जनसेट ले आ रहा है, इंजन ले आ रहा है। तो वहां पर रेस्ट एश्योर्ड है, बड़ी बड़ी कंपनी काम कर रही है, एमएनसीज काम कर रही है इसमें। दूसरा क्या है कि फ्यूचर को देखते हुए कि अब ग्रीन हो, थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़े, जहां क्वेश्चन है, तो अब धीरे धीरे गैस जेनसेट की तरफ लोग आ रहे हैं। कंपनीज जैसे महिंद्रा जेनसेट भी गैस में है और कंपनी भी है। तो गैस इज द वन स्टेप टुवर्ड सस्टेनेबिलिटी। लोग हाइड्रोजन इंजन पे काम कर रहे हैं ताकि हाइड्रोजन जेनसेट भी आए फ्यूचर में। अभी हाइड्रोजन की पाइपलाइन या हाइड्रोजन का सप्लाई सिस्टम अभी इंडिया में नहीं के बराबर है, बट काम ऑलरेडी चल रहा है, विदेशों में चल रहा है, इंजन तैयार हो रहे हैं। तो जैसे ही टेक्नोलॉजी और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बेटर होगा तो हाइड्रोजन विल कम, दैट इज द वेरी मोर इफेक्टिव, राइट। इसके अलावा लोग हाइब्रिड में क्या करते हैं कि जेनसेट कम सोलर कम लिथियम आयन बैटरीज, तीनों कॉम्बिनेशन चलाते हैं कि कुछ समय तक सोलर काम करेगा, फिर लिथियम बैटरी करेगा, अगर उसका भी टाइम बीत गया तो नाउ स्विच टू डीजल। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन भी काम करें तो सस्टेनेबल है और पॉल्यूशन कम कर रहा है, कस्टमर्स के लिए बेटर है। तो इस तरह के बहुत सारे लोग यूज भी कर रहे हैं। सोलर और जेनसेट का तो कॉम्बिनेशन बड़ा पॉपुलर होता जा रहा है कि दोनों को सिंक्रोनाइज कराई चलाते हैं। तो दिस इज द वन ऑफ द स्टेप टुवर्ड्स सस्टेनेबल। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो प्रमोटिंग, लॉट ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस इज डूइंग रिसर्च ऑन दिस, और कर भी रहे हैं और इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। तो दिस आर द स्टेप्स, ये स्टेप्स हैं, सोलर, जेनसेट, बैटरी, सबको मिक्स कराना, गैस जेनसेट पे आना, फ्यूचर में हाइड्रोजन पे आना। दिस आर द स्टेप्स एक्चुअली फॉर सस्टेनेबल। सो हाइड्रोजन जैसा आपने कहा कि फ्यूचर में आएगा, तो अभी मोस्टली किन गैसेस का यूज किया जाता है? लाइक अभी तो नेचुरल गैस जो होता है, जिसको सीएनजी हम लोग बोलते हैं गाड़ियों में, वो एक कंप्रेसर के अंदर कंप्रेस सिलेंडर होता है, क्योंकि छोटा सा स्पेस होता है गाड़ियों में, तो उसको हम लोग सीएनजी बोलते हैं। तो सिलेंडर में कंप्रेस होता है और पाइप लाइन जाता है। जो हम लोग यूज करते हैं जो जेनसेट, वो क्योंकि आप कंप्रेस का एक लिमिट है, इतने घंटे तक चलेगा, इतने आवर्स तक चलेगा। तो जेनसेट में पीएनजी जो पाइप्ड नेचुरल गैस है, जिससे आप समझ लो घरों में खाना भी बन रहा है आजकल, सोसाइटीज में या कॉमर्शियल रेस्टोरेंट में सब में आते हैं। तो वही पीएनजी लाइन, एक उसका प्रेशर होता है, कितना प्रेशर बार होना चाहिए, और जेनसेट के लिए काम करता है। तो पाइप गैस की पाइपलाइन पूरे इंडिया में काफी अच्छी बिछ रही है। एनसीआर की बात करें, गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र, इवन बिहार, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, राजस्थान, इनफैक्ट भिवाड़ी एंड ऑल एवरी प्लेसेस नाउ दीज पीएनजी लाइंस आर कमिंग गुड, और बहुत सारी कंपनीज इस लाइन में घुस गई हैं, इसलिए इसका विस्तार अच्छा हो रहा है। तो दैट इज द फ्यूचर। ऑलरेडी एनसीआर में तो काफी ऑलमोस्ट यू से एवरीवेयर इज अवेलेबल, बट नाउ इट विल स्लोली एंड हर जगह आएगा, तो ऑब्वियसली इसकी मार्केट भी बढ़ेगी, इसके रेंज भी बढ़ेंगे। अभी लिमिटेड रेंज है, कुछ ही रेंज आते हैं। जैसे जैसे इसका विस्तार होगा, क्योंकि रिसोर्स केवल डेंसिटी नहीं है, आपको लाइन भी चाहिए, आपको सपोर्ट भी चाहिए, तो वो चीजें भी आगे डेवलपमेंट में अच्छी खासी है। और इस क्षेत्र में और भी बाहर की कंपनियां भी, फॉरेन एमएनसीज आल्सो कमिंग इन दिस, दे आर लुकिंग गुड बिजनेस इन इंडिया।
द वे इंडिया एंटरप्राइजेस आर ग्रोइंग, जीडीपी अच्छी हो रही है, तो बाहर विदेशों में या फॉरेन्स में ऑलरेडी ये सब गैस पे जनसेट डेवलप्ड हैं, बड़े जनसेट डेवलप्ड हैं, बड़ी इंडस्ट्री में लगते हैं, तो दे आर आल्सो कमिंग इन इंडिया। और फ्यूचर में हो सकता है कि जो इंडियन एमएनसीज अच्छी हैं वो भी टाई अप करें, या उन लोग वो भी दे आर आल्सो डेवलपिंग बिगर एचपी जनसेट्स। सो एक्चुअली जैसे फॉरेन इंडस्ट्रीज भी आने आएगी इंडिया में, सो कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी इंडिया में आपके हिसाब से क्या है कंपटीशन? ठीक, अभी भी जो कंपनीज, जो टॉप कंपनीज हैं इंडिया वर्ल्ड की, वो इंडिया में काम कर रही हैं ऑलरेडी। हम्म इट्स अबाउट टेक्नोलॉजी। हम्म टेक्नोलॉजी अवेलेबल है बाहर, अभी इंडिया में उसका आप सब लोग इकोसिस्टम बन रहा है। हम्म जब इकोसिस्टम बन जाएगा, प्रोडक्ट रेडी है, वो आ जाएगा। या जो कंपनीज ऑलरेडी यहाँ पे हैं वो टाई अप कर लेंगे, हम्म स्ट्रेटेजिक टाई अप, टेक्नोलॉजी टाई अप, तो दैट इज देयर, प्रोडक्ट इज देयर, बस इकोसिस्टम बनने की देरी है। हम्म और एडॉप्शन में कोई दिक्कत नहीं है। और इंडियन एमएनसीज आल्सो डेवलपिंग देयर इंजन इकोसिस्टम फॉर फ्यूचर। तो दैट इज नॉट कोई चैलेंज की ज्यादा बात नहीं है, इट्स अबाउट ओनली इकोसिस्टम बनाना है, डिस्ट्रीब्यूशन का बनाना है, कनेक्शन टाइम से मिल जाए, दैट्स ऑल अबाउट, जो काफी तेजी से काम चल रहा है। वी हैव सीन लास्ट 4-5 years में बहुत अच्छा काम हुआ है, वेरी गुड इन इंडिया, इंडिया में वेरी गुड, वेरी गुड। एक्सेप्ट इंडिया, बाहर की कौन सी जो कंट्री है जहाँ पे सबसे बेस्ट है फॉर दिस और ब्रांड? सी, इंडिया के बाहर अगर आप बोलो, जहाँ जितनी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ सबसे ज्यादा डेवलपमेंट है। हम्म यूएस है, यूरोप है, ठीक है। और दूसरा जो अंडर डेवलप्ड है वहाँ भी काफी रिक्वायरमेंट है। हम्म वहाँ पे जनसेट इज नॉट ओनली फॉर इंटरप्राइजेस, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर टेलीकॉम सेक्टर। हम्म हर एक टावर में एक जनसेट का बैकअप चाहिए। जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वहाँ भी काफी अच्छा डेवलपमेंट है, काफी अच्छी फंडिंग है, हाँ, यूएन की और कई देशों की, तो वहाँ पे भी काफी जनसेट का विस्तार है। पर जो जितनी डेवलप्ड स्टेट्स हैं या कंट्रीज हैं, वहाँ ऑलरेडी है। यूएस इज द बिगेस्ट मार्केट, हम्म यूरोप इज, हम कहते हैं कि लगता है कि वहाँ क्या, बट देयर पावर बैकअप इज इम्पोर्टेंट, मैंडेटरी, यू से कंप्लायंस का पार्ट है, समझ लीजिए, वो लगाना ही पड़ेगा, हम्म क्योंकि दैट रिलेट्स टू सेफ्टी आल्सो ना। किसी बिल्डिंग में फायर सेफ्टी चलनी है तो पंप चाहिए, लिफ्ट है तो लिफ्ट चलनी चाहिए, सिक्योरिटी चलनी चाहिए, तो उसके लिए क्या बैकअप है? दैट इज एक स्टैंड बाय एप्लीकेशन। हर एक अच्छी कंट्री में जहां डेवलपमेंट है, इंटरप्राइजेस है, रूल्स है, तो वहां जनसेट लगता ही लगता है। दैट इज द ओनली लॉन्ग टर्म रिलायबल पावर सोल्यूशन। मतलब लंबे समय के लिए अगर पावर सोल्यूशन चाहिए, तो जनसेट ही एक अच्छा, डीजल जनसेट या किसी और फ्यूल पे जनसेट जो चलता है वही अच्छा माध्यम है, क्योंकि बाकी माध्यम लिमिटेड टाइम पीरियड होती है। यूपीएस है, बैटरी है, उसका टाइम पीरियड है, वो आधे घंटे का बैकअप देगा, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 4 घंटे का। अगर लंबे समय तक, जैसे अभी कैलेमिटीज आती है, कोई तूफान आ गया, ये हो गया, तो उस समय जनसेट ही काम करते हैं, हम्म क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खराब जाते हैं। एक्चुअली एनर्जी का वो तो उस दिक्कत समय चाहिए तो आती है। जनसेट विल वर्क एक्चुअली। दैट इज द रिलायबल लॉन्ग टर्म पावर सोल्यूशन हम्म इन इमरजेंसीज। और इंडिया का एक्सपोर्ट्स में रहता है इसका? Exports, Indian companies also exporting very good actually. I would हम्म say जितनी सार्क कंट्रीज हैं, हम्म अफ्रीका, मतलब एवरीवेयर, इवन यूरोप में अच्छा है, यूएई, इट्स गुड, क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट इज, व्हाट टू से नाउ, इंडियन प्रोडक्ट इज आल्सो वेरी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। हम्म दे आर मीटिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ द दीज, जितने भी इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं इलेक्ट्रिक के, सेफ्टी के, दे आर मीटिंग इट एक्चुअली। हम्म टेक्नोलॉजी दे आर डेवलप्ड, वो हम्म भी इन्होंने इंजन्स को काफी डेवलप कर लिया है। और मार्केट तो हर जगह है, क्योंकि हर जगह विस्तार हो रहा है, तो इंडिया से भी एक्सपोर्ट सिस्टम काफी अच्छा हुआ है, लास्ट 10 years में बहुत अच्छा हुआ है। और जैसे मैंने एग्जांपल पहले भी दिया, अफ्रीका कंट्री में टेलीकॉम का काफी बेस बन रहा है, वहाँ हर चीज नहीं चल रही है। हम्म आप इंडिया को 20 साल पहले समझ लो, 30 साल पहले समझ लो, तो वही स्थिति जो वहाँ पे है। तो जिस तरह डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट के लिए तो जनसेट चाहिए चाहिए। कोई एक्चुअली बिल्डिंग बन रही है, रेजिडेंशियल बन रहा है, बैंक बन रहा है, कमर्शियल बन रहा है, स्कूल बन रहा है, कॉलेज बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, तो एवरीवन नीड्स जनसेट्स। हम्म तो अगर डेवलपमेंट है तो पावर चाहिए, पावर चाहिए तो एक कोई सिक्योरिटी चाहिए, एक रिलायबिलिटी चाहिए, तो जनसेट विल कम इन पिक्चर। हम्म अब जनसेट चाहे डीजल हो, चाहे गैस हो, हाइब्रिड हो, वो अलग है, हम्म इट मे बी डिफरेंट एट डिफरेंट लोकेशन। इट इज मेजर पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमी, यू थिंक? It is one good part, obviously, this is a good part of the economy, but हम्म it doesn't ki, this is the one of the part of the backup solution. हम्म I would say it's not major, but it's an important part, it's a vital part. क्योंकि That's जिस it. तरह से बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, सो आगे काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला है। Almost, if you say Indian industries, करीब
close to 1.5 to 1.6 lakh gensets per year that is there. तो number wise ऐसा है, but we cannot compare with the automobile is a different but obviously in machinery it comes in the machine. अगर machinery equipment में माने तो it's a good but it will grow and grow only. मैं पिछले 18 साल से देख रहा हूँ, लोग बोलते हैं डीजल को बैन हो जाएगा चीज का, पर ऐसा नहीं है. जनसेट या पावर इज रिलेटेड विद डेवलपमेंट है तो पावर बैकअप चाहिए. पावर बैकअप का सोल्यूशन अलग तरीके से हो सकता है. दैट इज द ओनली थिंग. और इंडिया तो अभी तो पूरा डेवलपमेंट है यहाँ. तो अभी तो केवल मेट्रोज, स्टेट कैपिटल्स, ये सब डेवलप हुआ. तो ए क्लास बी क्लास सबको डेवलप होना था. इट्स अ ह्यूज स्कोप एक्चुअली. जैसे इंडिया की गवर्नमेंट भी काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है स्टार्टअप्स को, जो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज खुल रही है, और इंडस्ट्रीज में तो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है और जेनसेट्स एंड डीजी तो सेट्स. दैट इज आल्सो, ये भी एक बहुत मुख्य कारण है. जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे आज के दिन में रिटेल चेन्स, क्विक कॉमर्स काफी डेवलप हो रहा है, राइट. तो जितने भी क्विक कॉमर्स कंपनीज हैं, जितनी भी हैं, दे आर टेकिंग, उनके स्टोर्स होते हैं, ब्लैक स्टोर्स, ये स्टोर्स, फुलफिलमेंट सेंटर्स, दे आर रनिंग ऑन द जनसेट. ओके, ऑर्डर आया, तुरंत सिस्टम मूव हुआ, लॉजिस्टिक्स है, तो विदाउट पावर बैकअप हो नहीं सकता है. तो यू कैन अंडरस्टैंड these companies are installing thousand gensets in a year. So this is the one development. कोई रिटेल चेन है, say apparels रिटेल चेन है, they are open 100 stores across India, तो everybody needs genset. अगर किसी मॉल में है तो अलग बात है, मॉल का पावर बैकअप मिल जाता है, but they are independent, they are opening something. Say example, everything, beauty chains है, कपड़ों का चेन है, खाने का चेन है, every chains are coming and they need power genset. So even banking sector is the huge. After telecom, banking is the huge. Every branches now RBI has their rules कि आपको इतने किलोमीटर में ब्रांच खोलना है, रूरल ब्रांच खोलने हैं. तो और बहुत सारे बैंकिंग आप देखिए, इतने सालों में कितने नए बैंक्स RBI ने अप्रूव किए हैं. सबके एक्सपेंशन है, सब ग्रो कर रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इनकम बढ़ रहा है, अकाउंट खुल रहे हैं. तो इतना एक्सपेंशन बैंक का, तो बैंक वी आर the banking sector is one of the also very big sector for the genset as well. कि हर ब्रांच में, गांव में, रूरल में ब्रांच है, लाइट का कोई रिलायबिलिटी और डिपेंडेंसी, वी कैन नॉट डिपेंड ऑन द ईवी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक्चुअली. तो जनसेट इज द मैंडेटरी पावर बैकअप, क्योंकि सर्वर है, सर्वर कंप्यूटर चलना ही चलना है, तो दे नीड जनसेट. और ये रुक नहीं सकते हैं. ये रुक नहीं सकते हैं. बैंकिंग, दैट्स इंपॉर्टेंट पार्ट एक्चुअली. एंड एक्चुअली थोड़ा सा क्वेश्चन था मेरा आर्किटेक्चर रिलेटेड, ओके. कि काफी ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसका फॉर नॉइज कंट्रोल, फॉर वेंटिलेशन, स्पेस, इट रिक्वायर्स अ स्पेस, राइट. टू. सो इसको कैसे ध्यान में रखा जाता है? इट्स वेरी गुड क्वेश्चन और एक्चुअली. डिजाइन, मतलब जब डिजाइन करते हैं बिल्डिंग की, राइट. तब देखिए, नॉर्मली क्या है कि जनसेट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट. जनसेट और इक्विपमेंट जो भी होते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर हुआ, जनसेट हुआ, कंप्रेसर्स हुए, फायर पंप्स हुआ. अब आर्किटेक्चर्स को भी काफी ज्यादा इसमें एक्सपीरियंस और नॉलेज है कि उनका एक पूरा सेटअप रखते हैं. जहां तक जनसेट की बात है, तो जनसेट को एक प्रॉपर वेंटिलेशन चाहिए, राइट. तो वेंटिलेशन का दो तरीके हैं, या तो वो ओपन एयर में रखा हुआ है एक सिंपल सेट करके, या कभी कभी बेसमेंट में भी जाता है. तो बेसमेंट में जब कोई जनसेट जाता है तो उसके लिए वेंटिलेशन काफी ख्याल रखा जाता है. पूरी पाइपलाइन होती है, एयर का पास अच्छा हो, इंडक्शन हो, एग्जॉस्ट सिस्टम हो. तो वो एक कॉम्प्लेक्स है जो एक अच्छा आर्किटेक्ट, अच्छा बिल्डर ही कर सकता है. नॉर्मली जो जनसेट बाहर लगते हैं तो उसमें बस हार्मफुल गैसेस जो है उसकी पाइपलाइन जाती है, उसको बोलते हैं एग्जॉस्ट सिस्टम की पाइपलाइन होती है, जो कि बिल्डिंग के टॉप से ऊपर जाती है. तो दैट इज द वन पार्ट जो हर एक, दिस इज नॉट ओनली, ये कोई चॉइस नहीं, ये मैंडेट है, उनको करना ही है. नंबर वन. नंबर टू, तो नए जनसेट जैसे आ रहे हैं, मैंने बताया CPCB4, तो ऑलरेडी इसमें पोल्यूशन लेवल काफी कम है. ऐसे हम लोग मजाक में बोलते हैं कि CPCB4+ के अंदर जो नॉक्स लेवल, हाइड्रोकार्बन या पार्टिकुलेट मैटर करीब पहले की अपेक्षा करीब 90% से ज्यादा कम हो गया है. तो ऐसा कहते हैं, दिल्ली NCR में जब विंटर में बहुत पोल्यूशन होता है, सीवियर पे जाता है, तो ऐसा कहते हैं कि आप किसी जनसेट के बाहर खड़े हो, उसकी हवा ज्यादा साफ है देन दिल्ली NCR की विंटर की हवा से. जब दिवाली के समय जो हालत होती है ना, उसकी हवा ज्यादा नुकसान करती है. दूसरा, नॉइज लेवल क्या है? नॉइज लेवल एज पर नॉर्म्स ऑफ द, जो CPCB के नाम्स है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो 75 डेसिबल एक
एवरेज 75 डेसिबल होना चाहिए। बट ऐसा भी होता है, अगर आर्किटेक्ट कहता है, बिल्डर कहता है कि नहीं मुझे 75 तो नाम है पर मुझे ऐसा चाहिए 70 डेसिबल ज्यादा नहीं चाहिए, तो कंपनीज ऐसे मतलब लेस डेसिबल या और साउंड प्रूफिंग उस कैनोपी में ही करके दे देती है, जहां पे एज पर डिमांड कंप्लायंस में 75 डेसिबल है पर किसी को चाहिए कि मुझे 72 डेसिबल चाहिए, 70 चाहिए, 65 चाहिए, तो उसको बोलते हैं साइलेंट, सुपर साइलेंट, अल्ट्रा साइलेंट। तो इसके ये अंदर कैटेगरी टर्म्स भी आते आती है पर वो कस्टमाइज्ड होती है। तो है ऐसे, जैसे बहुत सारे कस्टमर्स सुपर साइलेंट जनसेट लेते हैं कि उनको चाहिए सुपर साइलेंट या साइलेंट सुपर साइलेंट एक्सट्रीम, तो उस तरह कैनोपी डिजाइन हो जाती है। कंपनी के पास वो टेक्नोलॉजी है, वो तरीके हैं, हर कंपनी के पास होता है जो उसको डिजाइन कर सकती है। वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, कस्टमाइज किए जाते हैं। तो हैं। अगर आर्किटेक्ट बोलता है कोई घर है पीसफुल है, कोई हॉस्पिटल है, या वहाँ पे ओल्ड एज होम है, वहाँ पे शांति बहुत चाहिए, तो ही कैन डिमांड कि मुझे सुपर साइलेंट है, मुझे मतलब 75 तो नॉर्म्स है, मुझे 70 वाला चाहिए थी, 65 वाला चाहिए, तो दे कैन डिमांड। हाँ, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि किसी चीज को आप इको को कम करना है या साउंड कम करना है तो प्रूफिंग अच्छी करनी पड़ती है, तो कॉस्ट बढ़ती है। दैट इज ओनली कॉस्ट विल इम्पैक्ट, बट इट इज डूएबल, पीपल आर डूइंग, ये होता है, ओके, जो कस्टमाइज हो सकता है कस्टमाइज हो सकता है। जैसे कि। और इंडिया का जो मार्केट है ये काफी प्राइस सेंसिटिव होता है, और इसके अंदर कैसे कंपनीज अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी को मैनेज कर सकती हैं? दिस इज आल्सो इंडिया, जब भी कोई नई कंपनी इंडिया में आती है तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी कंपनी को मास में सक्सेस होने के लिए। नीश तो एक अलग होता है, नीश तो एक अलग हो गया, कुछ लोगों को पसंद है, बट अगर आपको मास में लंबा खेलना है तो ऑब्वियसली आपको प्राइस इफेक्टिव तो होना ही पड़ेगा। तो इसमें इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें जो मैंने आपको बताया पहले कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज इन इंडिया वो ऑलरेडी ऑटोमोबाइल में है, तो उनकी डिपेंडेंसी केवल जनसेट पे नहीं है कि जितने इंजन जनसेट बना वही बनाना पड़ रहा है। दे आर मेकिंग डिफरेंट इंजन फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन, ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर या और भी एप्लीकेशन में जा डिपेंडेंट रहा है। नहीं है सिर्फ हाँ, इस चीज पे, तो क्या जेनसेट्स प्रोडक्शन का अगर उनके पर ईयर इंजन 4 लाख बन रहा है, 5 लाख बन रहा है, तो ऑलरेडी जनसेट इंडस्ट्री को इंजन इफेक्टिवली काफी इकोनॉमिकल मिल रहा है। पे। अगर कोई कंपनी केवल जनसेट के लिए इंजन बनाए तो महंगा होगा, तो इसलिए ये कंपनीज काफी सक्सेसफुल हैं। दूसरी, एमएनसीज केवल इंडिया में नहीं काम कर रही हैं, बहुत सारी एमएनसीज की फैक्ट्री इंडिया में है, पर वो इंडिया के अलावा पूरे वर्ल्ड को कैटर कर रही हैं। फैक्ट्री यहाँ पे है, पुणे में है या चेन्नई में है, कहीं भी है, तो दे आर कवरिंग इंडिया, प्रोडक्शन यहाँ कर रही है क्योंकि यहाँ पे लेबर बेटर है, प्रोडक्शन कॉस्ट बेटर है, तो रॉ मटेरियल भी। हरा मटेरियल बेटर है, तो इंडिया में प्रोड्यूस करके पूरे इंडिया के अलावा फॉरेन में भी दे रही है। हम्म। तो दैट इज देयर। और ये इंडस्ट्री जो है, मैं ये भी कहूंगा, इट्स वेरी थिन मार्जिन इंडस्ट्री। तो वी आर नोइंग कि रिक्वायरमेंट क्या है, तो थिन मार्जिन इंडस्ट्री भी है, इट्स नॉट वेरी, जैसे बहुत सारी इंडस्ट्री होती है, अपैरल्स की है या फैशन की है, वहां पे कोई मार्जिन की कोई लिमिट नहीं होती है, बट दिस इज वेरी थिन मार्जिन इंडस्ट्री, नंबर वन, एज आई सेड। नंबर टू, इकोनॉमिकल बना जाता है क्योंकि प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन हो चल रहा है अब डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए, और इस तरह ये इकोनॉमीज को बना रहे हैं, और टेक्नोलॉजी भी काफी हेल्प करती है। अब नई टेक्नोलॉजी जो सिस्टम में आ रही है, जो कॉस्ट पहले ज्यादा पड़ती थी, वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बार कॉस्ट, डेवलपमेंट कॉस्ट लगता है, बट लंबे समय के लिए, मास के लिए फिर वो बेटर हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी आल्सो प्लेज रोल, प्रोडक्शन वॉल्यूम आल्सो प्लेइंग रोल, और इज थिन मार्जिन इंडस्ट्री। तो दैट्स व्हाई कंप्लीट जैसे इंडस्ट्री इज मेकिंग ये जो कंज्यूमर है या जो यूजर्स है वो कंपेटेबल भी हो, बेस्ट भी हो, इकोनॉमिकली भी हो, ये ख्याल रखा जाता है। और जो नई टेक्नोलॉजी की आपने बात की, जो नई टेक्नोलॉजी आएगी ये अफोर्डेबल होगी, कॉस्ट इफेक्टिव होगी, या फिर क्वालिटी ज्यादा बढ़ाएगी? देखिए, कॉस्ट, जो नया टेक्नोलॉजी सीपीसीबी 4+ आया, जुलाई 2024 से लागू हुआ, एंड ये तो कॉस्ट तो बढ़ी है क्योंकि इसमें आप समझ लीजिए कि एक रेटिंग के बाद, जैसे एग्जांपल 20 केवे के बाद सारे इंजन इलेक्ट्रॉनिक हो गए, ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक मतलब सीआईडीआई इंजन हो गए। तो पहले मैकेनिकल इंजन था, अब सीआईडीआई, तो कॉस्ट तो बढ़ेगी। इसके अलावा एक लेवल के बाद, जैसे एग्जांपल 82.5 केवे या 62.5 के, उसके ऊपर जितने इंजन आते हैं हाई एचपी के, उसमें यूरिया टैंक लगता है, तो एफसीआर लगता है, तो उसका पूरा एक सिस्टम कॉस्ट तो है, तो कॉस्ट तो बढ़ी है। कॉस्ट का वेरिएशन जो है वो अलग अलग रेंज में 40 से लेकर 60% तक बढ़ी है। तो दैट इज द ओनली रीजन कि लास्ट ईयर काफी डिप थी इंडस्ट्री,
क्वार्टर वन के बाद जब जुलाई में आया तो क्वार्टर थ्री दोनों दोनों क्वार्टर काफी कम थे क्योंकि कस्टमर कंज्यूमर इतना इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे, इतना कॉस्ट के ऊपर भाई। बट क्या है कि समय के साथ थोड़ा कंपनियों ने काम किया और कंज्यूमर को समझा कि कॉस्ट, क्योंकि ये जेन्युइन कॉस्ट थी। आप समझ लीजिए एससीआर है, डीओसी है, इसमें सब नोबल मेटल्स लगे। नोबल मेटल्स आप समझते हैं, वेरी कॉस्टली मेटल्स, जो ये कैटालिटिक कन्वर्टर्स होते हैं, तो इटसेल्फ कॉस्ट हैव इंक्रीज्ड। एक्चुअली इंडिया में आते भी नहीं है, लाइक चाइना वगैरह हाँ वहां हाँ, से इंपोर्ट वो करना भी पड़ता होते हैं और तो इसलिए कॉस्ट बढ़ी है। पर नाउ विद इन अ ईयर कंज्यूमर आल्सो अंडरस्टूड, है। और कंपनियों ने भी काफी इसको हम्म, री इंजीनियरिंग किया है, थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव बनाया, तो मोर और लेस नाउ पीपल अंडरस्टूड कि हाँ ये कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल जैसे बीएसएस की गाड़ियां आई, जब बीएसएस की गाड़ियां आई तो महंगी आई, कंज्यूमर को फिर एक्सेप्ट करना पड़ा। तो सिमिलरली इसमें भी कंज्यूमर को एक्सेप्ट करना पड़ा कि हाँ कॉस्ट इतनी आएगी क्योंकि वो जेन्युइन है, बेसिकली जो प्राइस है वो वर्थ इट है। ये वर्थ इट है। आप इसको 10 साल में कहाँ देखते हैं इंडिया की? वेरी नाइस। सी, आप जितना 10 साल में इंडिया को ग्रोथ देखते हैं वो वैसे ही इंडस्ट्री का ग्रोथ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि इसको हमें विकसित राष्ट्र बनाना है, डेवलप्ड नेशन, टिल 2047। राइट, 47। हाउएवर हमने 100 स्मार्ट सिटीज का सपना रखा है, आगे भी और ऐड होंगे। हर चीज में डेवलपमेंट चल रहा है, यू नो। तो एज आई सेड कि जेनसेट पावर बैकअप इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट की पूरी फोरकास्ट है, पूरी इसकी स्ट्रेटजी है, पूरा इसका एक पाथ है। तो आई वुड से इट विल ग्रो वेरी रैपिडली एंड वेरी गुड। जैसे इंडिया ग्रोथ हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, नए नए सिटीज का विस्तार हो रहा है, उसी प्रकार पावर बैकअप इंडस्ट्री, जैसे इंडस्ट्री का भी ग्रोथ बहुत ही फ्यूचर में काफी अच्छा है, और नई टेक्नोलॉजी के साथ कंज्यूमर के लिए भी अच्छा है। तो इट इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड वेरी गुड एक्चुअली। दैट्स व्हाई आई सेड कि बहुत सारे बाहरी कंपनीज भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हैं, आ रही हैं, लुकिंग एट द इंडिया इज अ बिग कंज्यूमर मार्केट। So that is very promising growth of the genset industry. And what is the big demand of customers in this industry? देखिए बिग डिमांड तो ये होता है, कस्टमर ऑलवेज कॉस्ट सेंसिटिव होते हैं, दैट इज द, वो तो एक समझ लीजिए वो बाहर ही हो गया ब्रैकेट के, दैट इज नोन टू एवरीवन एक्चुअली। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कस्टमर का ही होता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो होता है इमरजेंसी प्रोडक्ट होता है। रिलायबिलिटी इज द utmost इम्पोर्टेंट ऑफ द इक्विपमेंट। रिलायबिलिटी मतलब ये, जब पावर जाए, ईवी से पावर जाए या बैकअप चाहिए, तो उस समय जनसेट को परफॉर्म करना चाहिए। तो सर्विस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट डिमांड ऑफ द कस्टमर, कि जनसेट की सर्विसेज टाइम से हो, कोई फॉल्ट आए तो इमीडिएट सोल्यूशन हो, राइट। तो रिलायबिलिटी इज द नंबर वन ऑफ द कंज्यूमर डिमांड। नंबर टू इज द फ्यूल एफिशिएंसी, क्योंकि डीजल या कोई भी गैस है या कोई भी फ्यूल है, मेजरली डीजल है, डीजल जनसेट चलता है इंडिया में, तो इट्स वेरी कॉस्टली, 100 के रेंज में है, और डीजल खुद भी अपने में कॉस्ट बढ़ता जा रहा है। एग्जैक्टली। एंड इसके लिए कोई अलग से डीजल नहीं है कि हाँ, जो एसडी जो नॉर्म्स हैं गवर्नमेंट के, वही डीजल जिसमें जाते हैं, जो अभी बीएसएस की गाड़ियों में पड़े, वही इसमें भी न्यू नॉर्म्स के तहत ही पेट्रोल पंप में डीजल मिल रहे हैं। तो डीजल कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट इज हाई। एक एक जनसेट में, बड़े जनसेट में एक घंटे में 50 लीटर, 25 लीटर, 100 लीटर तक जनसेट जाते हैं। तो फ्यूल एफिशिएंसी इज द वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर द कस्टमर, दैट इज देयर। एंड ऑब्वियसली थर्ड इज द स्पेस, कितना छोटा जनसेट हो जाए ताकि हमारे, क्योंकि स्पेस इज द नेक्स्ट एक्सपेंड, हर पर स्क्वायर फीट, पर स्क्वायर मीटर इज द बिग कॉस्ट फॉर द एनी कस्टमर, बिल्डर, एनी एंटरप्राइजेस। लैंड तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली, काफी बड़े आते हैं, सो हाँ, इंजीनियर्स के लिए काफी बड़ी मेहनत का काम है या कि तो उसको उसको मतलब छोटा करें। जितना लैंड, तो ये भी पर एक चैलेंज है, कितना छोटा कर सकते हैं, उसमें वेंटिलेशन चाहिए, हीट डिसिपेशन होना चाहिए, तो नॉइज का भी रहता है। नॉइज का भी है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट इज रिलायबिलिटी, सर्विस बैकअप, as I said, fuel efficiency, less space, a price will be the always, it will be forever point actually. That is the top four, you say, the customer requirement for this genset industry, yeah, genset product. थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, फॉर योर एक्सपर्टीज। Thank you. लाइक Thank you. काफी बढ़िया कन्वर्सेशन थी अबाउट इंडियाज पावर इंडस्ट्री, वेयर इट इज गोइंग एंड उसकी क्या जर्नी रही है, अबाउट जेनसेट्स, डीजी सेट्स, एवरीथिंग। एंड आई थिंक इस पॉडकास्ट के बाद, इस बातचीत के बाद में जो ऑडियंस है उनको सब कुछ इसके बारे में समझ में आ जाएगा, पावर बैकअप इंडस्ट्री के बारे में। थैंक यू सो मच, हम जल्द ही मिलेंगे ऐसे ही एक नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।